नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन पाठ को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जनन के बारे में जानते हैं। ये जनन क्या होता है? जनन का अर्थ होता है कि अपने समान ही संतति उत्पन्न करना, है ना? तो इंसान से इंसान जन्म लेता है, प्राणियों से प्राणी जन्म लेते हैं, कुत्ते से कुत्ता जन्म लेता है, गाय से गाय जन्म लेता है, तो अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब इस जनन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रजाति का अस्तित्व बचाने के लिए जो जनन है वो चलता है। यदि जनन नहीं करेंगे तो कुछ प्रजातियाँ कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। यदि जनन नहीं होगा तो ये जो जनसंख्या है पूरे विश्व में फैली हुई, इसका असंतुलन हो जाएगा। यानी कि जो जनसंख्या है वो धीरे-धीरे घटने लगेगी और प्रकृति में जो विविधता आती है वो भी जनन के कारण ही आती है। प्रजनन के कारण ही अलग-अलग प्रकार के जीव और पौधे बने हुए हैं। यही विविधता प्रकृति को संतुलित और सुंदर बनाती है। तो बच्चों, मैं आपको जनन को सरल शब्दों में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनन न होता तो जीव एक पीढ़ी बाद ही खत्म हो जाते। जनन ही जीवन की निरंतरता, संतुलन और विकास का आधार है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि जनन कितने प्रकार से होता है। तो ये जनन की दो विधियाँ होती है। कितनी विधियाँ होती है? दो। हमें नाम याद रखने हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो बच्चों, जनन की कितनी विधियाँ होती है? दो विधि होती है। एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो हमें इन दोनों के नाम याद रखने हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब एक-एक करके मैं आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की जानकारी दूँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो जो लैंगिक जनन होता है, उसमें नर यानी कि मेल और मादा यानी कि फीमेल, इनके युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है, यानी कि वो मिलते हैं। यही लैंगिक जनन कहलाता है। अभी हम आगे इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। जो जिराफ है, उनमें लैंगिक जनन होता है, शेर में लैंगिक जनन होता है, यहाँ तक कि इंसानों में भी लैंगिक जनन ही होता है। तो हमें उदाहरण ध्यान रखने हैं, किन-किन में लैंगिक जनन होता है? गाय में लैंगिक जनन होता है, कुत्ते में होता है, इंसानों में होता है, शेर में होता है, जिराफ में होता है, बाघ में होता है। तो इस प्रकार के जो प्राणी हैं, उनमें लैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है? नर और मादा के युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि वो आपस में मिलते हैं। संलयन का अर्थ होता है आपस में मिलना। यही लैंगिक जनन कहलाता है। अब सबसे पहले मैं नर जननांग की बात करता हूँ, है ना? अब इस चित्र के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नर जनन अंग में होता क्या-क्या है? नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण होता है। तो जो आपको ये यहाँ पे बॉल के आकार के ये दिख रहे हैं, तो ये नर जनन अंग में ये वृषण है। एक जोड़ा यानी कि इनकी संख्या 2 होती है, 1 और 2। इन्हें अपन वृषण कहते हैं। वृषण का काम क्या होता है? शुक्राणु को पैदा करना। यानी कि शुक्राणु बनाने का काम किसका है? वृषण का है। शुक्राणु निर्मित करना। शुक्राणु किसमें बनते हैं? पुरुष में बनते हैं, क्योंकि हम नर जननांग की बात कर रहे हैं। तो शुक्राणु को जो निर्मित करने का काम होता है, वो वृषण का होता है। उसके बाद में वृषण के ऊपर लिखा हुआ अधिवृषण। ये ऊपर गोल थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, अधिवृषण। ये शुक्राणु को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। तो अधिवृषण का काम है संग्रहण का। जो शुक्राणु वृषण में बने हैं, उनके संग्रहण का काम अधिवृषण करता है। उसके बाद में जो अष्टिला ग्रंथि है और जो ये रेताशय है, इसके अंदर से अष्टिला ग्रंथि, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। इस अष्टिला ग्रंथि के अंदर से चिपचिपा द्रव निकलता है, जो कि शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। चिपचिपा द्रव जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। और रेताशय से भी एक तरल द्रव निकलता है, उससे इन शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। मूत्राशय, है ना? मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है और धीरे-धीरे जैसे इस पे दबाव पड़ता है, समय के साथ-साथ इसको मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ क्या होती है? इस मूत्राशय तक मूत्र को लाती है और बाद में मूत्राशय से इस मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ये रेत वाहिनियाँ होती है, ये क्या करती है? जो शुक्राणु का संग्रह हुआ है अधिवृषण में, उनको ये शिश्न तक लाने का काम करती है। जो ये आपको मेल का बाहर की तरफ जो अंग रहता है, उसे हम शिश्न कहते हैं। तो मेल पार्ट में क्या हो गए? मेल जो जनन अंग है, उसमें क्या हो गए? एक जोड़ा तो वृषण हुआ, 2 शुक्राणु नलिका हुई। जो शुक्राणु नलिका कौन-सी है? जो रेत वाहिनियाँ है ना, इन्हें यहाँ पे शुक्राणु नलिका कहा गया है। ये क्या करती है? अधिवृषण से शुक्राणुओं को इस शिश्न तक लाने का काम करती है। उसके बाद में जो वृषण होता है, वो क्या पैदा करता है? शुक्राणु पैदा करता है।
और जो अधिवृषण है वो शुक्राणु का संग्रहण करता है। अब मैं आपको शुक्राणु की संरचना के बारे में समझाता हूँ। शुक्राणु का जो ये बाहरी हिस्सा है, ये गोल-गोल, ये हेड कहलाता है, यानी कि इसका सिर है। बीच का भाग होता है जिसे हम नेक कहते हैं, और जो ये पीछे की जो ये धागे के समान संरचना दिख रही है राउंड शेप में, ये इसकी पूंछ होती है। जो शुक्राणु होता है उसका आकार 50 से 60 माइक्रा होता है। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से ये नर जननांग को मैंने आपको समझाया है। अब हम आगे बात करते हैं मादा जननांग की। मादा जननांग में क्या होता है? 2 अंडाशय होते हैं, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये और ये क्या है? अंडाशय है। मैंने रेड कलर में हाइलाइट करके इन्हें बताया है। 2 जोड़ी अंडाशय बता 2 जोड़ी नहीं, 2 अंडाशय होते हैं, यानी कि 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं। इनका काम क्या होता है? एग्स का प्रोडक्शन, यानी कि अंडों को उत्पादित करना। और जब ये अंडे यहाँ से उत्पादित होते हैं, तो ये बीजांड वाहिनियों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। बीजांड वाहिनियाँ जिसे हम अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय जो होते हैं, वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, यानी कि वो अंडे उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम अंडाणु या डिंब भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये बीच में जो व्हाइट कलर का जो भाग दिख रहा है, नाशपाती के आकार का, ये गर्भाशय कहलाता है। और जो ये भाग दिख रहा है वो योनि कहलाता है। तो बच्चों, हमने मादा प्रजनन तंत्र में पढ़ा कि मादा प्रजनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। इसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, जो कि महिला के अंदर मासिक चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। और जो बीजांड वाहिनियाँ होती है, वो अंडाशय से शुक्राणु को ले जाने शुक्राणु क्या अंडाणु को ले जाने का काम करती है। अब बात करते हैं बच्चों हम निषेचन की। निषेचन होता है शुक्राणु, जिसको हमने पढ़ा था कि वो इस आकार का होता है। शुक्राणु को अंडे से मिलना। तो हजारों लाखों शुक्राणु जब रेस लगा रहे होते, तो उसमें से कोई एक शुक्राणु इस महिला के एग्स के अंदर घुस पाता है ना? और उस रेस को जीत पाता है। तो जो अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलना, वो क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन कहलाता है। जो निषेचन है, वो कहाँ होता है? उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बीजांड वाहिनियाँ है ना? जिस अभी मैं इसको कलर से कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। जो ये वाली नली है, इसके अंदर ही क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, यानी कि उनका निषेचन होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? वो फैलोपियन ट्यूब, यानी कि बीजांड वाहिनी के अंदर होता है। आप अच्छे से इस निषेचन को समझ गए होंगे। अब निषेचन होने के पश्चात क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु मिल गया, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। अंडाणु और शुक्राणु मिल गया, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपक जाता है ना? और जो निषेचन होता है, इस प्रक्रम में माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का जो होता है वो संयोजन होता है, यानी कि उनका मिलन होता है। और इस युग्मनज से जो भी भ्रूण विकसित होगा, उसमें लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं, यानी कि उन्हीं के उनमें लक्षण आते हैं। तो युग्मनज बच्चों किससे बनता है? अंडाणु और शुक्राणुओं के मिलन से। अब बच्चों, आगे बात करते हैं कि ये निषेचन कितने प्रकार का होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन, उसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन यानी कि जो निषेचन प्राणियों के शरीर के अंदर होता है ना? वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मुर्गी 2 मुर्गियाँ आपस में क्रॉस हो रही है, इसमें हमें दिख रहा है कि जो निषेचन हो रहा है वो उनके शरीर के अंदर हो रहा है। इस प्रकार का निषेचन मनुष्य, गाय, कुत्ता और मुर्गी जैसे जंतुओं में होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि आंतरिक निषेचन क्या होता है इसका मतलब? आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जो अंडाणु और शुक्राणुओं का जो मिलन है, वो कहाँ होगा? शरीर के अंदर होगा। अब हमें इनके उदाहरण भी ध्यान रखने हैं, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया और मुर्गी हो गया। अब मैं आपको बात बताता हूँ बाह्य निषेचन की। ये दूसरा हम निषेचन का तरीका पढ़ रहे हैं, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये निषेचन नर एवं मादा युग्मक का जो संलयन होता है, वो मादा के शरीर के बाहर होता है। मुर्गी, कुत्ता और उनमें तो हमने क्या पढ़ा था? जो अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन है, वो शरीर के अंदर होता है। लेकिन जो बाह्य निषेचन है, उसमें जो अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन है, वो मादा के बाहर होता है। जो इस प्रकार का निषेचन होता है, वो मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। अब मैं आपको इस चित्र की सहायता से समझाता हूँ कि इस प्रकार का निषेचन कैसे होता है।
जो मादा मछली है, वो अपने एग्स यानी कि वो अपने अंडे पानी में इस प्रकार से छोड़ देती है और जो मेल फिश है, यानी कि जो नर मछली है, वो अपने अंडों को इन मेल द्वारा छोड़े गए अंडों को पर स्प्रे करेगा, जिससे क्या होगा, कुछ मादा के अंडों का नर के अंडों से मिलन हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, जिससे वो अंडे धीरे-धीरे विकसित होकर एक मछली का आकार ले लेंगे। तो इस प्रकार का निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है ना? तो हमें ध्यान रखना है मछली में कैसा निषेचन पाया जाता है, वो बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो बच्चों, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या किया पहले, जो फीमेल है उसने अपने जो अंडे हैं उन्हें पानी में छोड़ दिया और जो मेल है उसने अपने शुक्राणु को क्या किया, इन पर स्प्रे किया और इस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो गया, यानी कि उनका निषेचन हो गया। तो उससे नई मछली जन्म लेगी। अब जो फीमेल होती है, वो अपने जो अंडे होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में गिराती है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे अंडे तो वैसे ही मर जाते हैं। कुछ ही अंडे जीवित रह पाते हैं और उनका निषेचन हो पाता है। अब मैं बात करता हूँ कि निषेचन के बाद भ्रूण का परिवर्तन। अब जो माँ के पेट के अंदर आंतरिक निषेचन की बात कर रहा हूँ, जो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में हुआ था, है ना? अब वो युग्मनज कहलाता है ना? निषेचन के पश्चात जो बना वो युग्मनज बनता है, जो धीरे-धीरे विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। ये जो भ्रूण जो युग्मनज था, उसका धीरे-धीरे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है और वो भ्रूण बना है। जब भ्रूण का विकास होता रहता है, तो वो 40 हफ्तों के बाद इंसानी शरीर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो माँ के अंदर वो नवजात शिशु का रूप ले लेता है और 40 हफ्तों के बाद माँ जो होती है वो एक नवजात शिशु को जन्म देती है। अब मैं बात करता हूँ 2 प्रकार के जंतु होते हैं। एक तो जरायुज जंतु होते हैं और एक अंडप्रजक जंतु होते हैं। तो जो जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं, वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। जैसे इंसान हो गया, इंसान से सीधा इंसान जन्म लेगा, है ना? कोई वो अंडे में से नहीं फूटेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जीव होते हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं। जैसे साँप हो गया, वो अंडों से जन्म लेगा। जैसे कबूतर के बच्चे हो गए, वो अंडों से जन्म लेंगे। तो जो अंडों से जन्म लेते हैं, उन्हें हम अंडप्रजनक जंतु कहते हैं और जो सीधे ही जन्म लेते हैं, है ना? उन्हें हम जरायु जंतु कहते हैं। अब शिशु से वयस्क तक नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाए। तो जिस नवजात शिशु ने जन्म लिया, उनका जो विकास का क्रम है, वो उनके वयस्क काल तक चलता रहता है। उनकी आवाज़ में परिवर्तन, उनके शारीरिक गठन में परिवर्तन, उनके जननांगों में परिवर्तन, उनकी जो जनन परिपक्वता आना, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन और उनका विकास होता रहता है। अब बच्चों में बात करता हूँ दूसरे प्रकार के जनन, अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें केवल एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में क्या पढ़ा था हमने? उस प्रकार के जनन में मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक है। जैसे इंसान के अंदर भी महिला और पुरुष का होना आवश्यक है। मछली के वाले में हमने पढ़ा था कि मेल फिश और फीमेल फिश, इन दोनों का होना आवश्यक था, है ना? तो उस प्रकार का जनन लैंगिक जनन कहलाता था। लेकिन अब हम अलैंगिक जनन की बात करें, इसमें जो जनन हो जाता है, वो एक ही जीव के अंदर हो जाता है ना? और जो एक ही जीव है, वो नए जीव को जन्म दे देता है। अब सबसे पहले हम अलैंगिक जनन में बात करेंगे मुकुलन की। एक जो हाइड्रा नाम का जलीय जीव होता है, उसमें मुकुलन विधि से जनन होता है। ये आपको हाइड्रा की संरचना दिख रही होगी। इसमें जो ये नीचे का यहाँ का हिस्सा है, धीरे-धीरे ये विकसित हो रहा है। तो ये विकसित होते-होते पूरे ये हाइड्रा जैसा हो जाता है और कुछ समय बाद ये हाइड्रा से स्वतंत्र हो गया। तो इस प्रकार का जनन मुकुलन कहलाता है। इसी प्रकार का जनन यीस्ट कोशिकाओं में होता है। यीस्ट कोशिकाएँ वृद्धि करके अलग हो जाती है। तो इस प्रकार का जनन मुकुलन कहलाता है। अब बात करता हूँ मैं द्विखंडन की। जो द्विखंडन है, वो भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के अलग-अलग पार्ट है ना? द्विखंडन में क्या होता है? इसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है। यानी कि जो जीव होता है वो 2 भागों में बँट जाता है। ये आपको पैरेंट सेल दिख रही होगी। ये पैरेंट सेल का ये जो बीच का काला हिस्सा है वो केंद्रक है। सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक 2 भागों में टूट गया। केंद्रक यहाँ पे 2 भागों में टूट गया। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी कि साइटोप्लाज़्म है, जो कोशिकांग है, वो भी धीरे-धीरे
अलग-अलग भागों में टूटते हैं। तो पहले केंद्रक टूटा, उसके बाद में जो साइटोप्लाज़्म है, वो भी टूटने लगा, यानी कि जो कोशिकांग है, वो भी टूटने लगा। इस तरह से एक सेल से कितनी सेल बन गई? 1 और 2 सेल बन गई। तो इस प्रकार का जनन द्विखंडन कहलाता है। ऐसा जनन स्पाइरोगोयरा में भी होता है, स्पाइरोगोयरा में भी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कायिक जनन की। कायिक जनन क्या होता है? जैसे आपने कभी कोई पौधा उगाया होगा, उस हम क्या करते हैं, कुछ-कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम डाली को काट के, है ना, सीधा मिट्टी में लगा देते हैं, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ से नया पौधा जन्म ले लेता है ना? जो हमने केवल डाली को काट के लगाया, उससे नया पौधा बन गया। तो इस प्रकार का जो जन्म होता है, वो कायिक जनन कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आलू होता है, आलू के ऊपर जो आँखें आ जाती है, उनको हम निकाल लें चाकू से और उसको मिट्टी में लगा दें, तो उससे एक नया आलू भी बन जाता है। तो इस प्रकार का जनन कायिक जनन कहलाता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखना ना भूलें।